बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडलावा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। दूसरी रात को खांगी जासूस ने डानो मोरेली की आवाज़ें दोबारा रिकॉर्ड की थीं और अब इसे मैनेजर को सुनवाने के लिए इसके रिहायशी कमरे में लाया था। इसके लिए इसे मैनेजर को सोते से जगाना पड़ा था। खुद मैनेजर ने इसे हिदायत की थी कि जब भी कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड करे फ़ौरन सुनाए, ख्वाह इसे सोते ही क्यों ना जगाना पड़े। खांगी जासूस ने टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया। हल्की सी खड़खड़ाहट के बाद मर्दाना आवाज़ आई, क्या खबर है? मेरे वो चारों आदमी गायब हो गए जो इन्हें तलाश करने निकले थे। एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ तलाश करने गए थे? मोरेली की आवाज़ आई। फेनीली से उगलवाया गया था कि वो कहाँ है। इसे इन्हें जेनी गार्डो के पास भिजवा दिया था। औरत की आवाज़ आई। ओह, जेनी गार्डो, लेकिन वो तो शायद अब शरीफाना जिंदगी बसर कर रहा है। मोरेली की आवाज़ आई। हाँ, ये दुरुस्त है, लेकिन फेनीली ने इन्हें वहीं भिजवा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि प्रिंस हरबंडा फ्रांसीसी नाजिमुल उमूर के हवाले कर दिया जाए। औरत की आवाज़ आई। तो तुम्हारे आदमी कहाँ गायब हो गए? मोरेली ने कहा, दरअसल अब मामला दूसरा हो गया है। हो सकता है कि वो चारों गार्डों तक पहुंचे ही ना हो। इनकी खाली गाड़ी लिजी बार के सामने खड़ी हुई मिली थी और इसकी पिछली सीटों पर भेड़ियों का निशान बना हुआ था। औरत की आवाज़ आई। भेड़ियों का निशान? मोरेली की आवाज़ आई। यही तो तशवीश का बायस है। अगर वो भेड़ियों के हाथ लगे हैं तो कभी के मर चुके होंगे। औरत की आवाज़ आई। सुनो, अब बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। उन्होंने शायद भेड़ियों का ताउन हासिल कर लिया है, मोरेली ने कहा, और अब इसलिए मैं अलग हो रही हूँ। औरत की आवाज़ आई। ये कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रही हो? मोरेली ने कहा। नहीं सीनियर, मैं ऐसे झमेलों में नहीं पड़ती। हो सकता है कि गार्डो ही पोशीदा तौर पर इनका सरबराह हो और बज़ाहिर शरीफाना जिंदगी बसर कर रहा हो। इनमें एक भी तो आज पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसका यही मतलब हो सकता है कि वो सब बज़ाहिर शरीफाना जिंदगी बसर करते रहे हों। औरत ने कहा, शायद ये ग्रोह मेरे ही हाथों टूटे। अच्छा, अब दफ़ा हो जाओ, मैं कोई दूसरी तदबीर करता हूँ, मोरेली ने कहा। तो अब मैं अलग हो रही हूँ। औरत की आवाज़ आई। बिल्कुल, सुबह तुम्हारा मुआवजा पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे बारे में अगर तुम्हारी ज़बान से एक लफ्ज़ भी किसी के सामने निकला तो नतीजे की तुम खुद जिम्मेदार होगी। मोरेली की आवाज़ आई। सवाल ही पैदा नहीं होता सीनियर, मैं अहमक नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भेड़ियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो। औरत की आवाज़ आई। बस जाओ, मोरेली ने कहा। मैं एक बार फिर माफ़ी चाहती हूँ सीनियर। औरत की आवाज़ आई। खांगी जासूस और मैनेजर टेप सुनने में इस तरह महव हो गए थे कि इन्हें कमरे में किसी के दाखिले का इल्म ही ना हो सका। वो सर झुकाए बैठे थे और मोरेली इनके करीबी खड़ा इन्हें घूरे जा रहा था। सबसे पहले मैनेजर की नज़र इस पर पड़ी और वो घुटी घुटी सी आवाज़ के साथ उछलकर एक तरफ को हट गया। खांगी जासूस की तो घिघी बनकर रह गई थी। मोरेली ने ठोकर मारकर वो मेज़ उलट दी जिस पर टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। हरामजादों, दफतन मोरेली ढाड़ा, तुम समझते हो कि दूसरे गाफिल रहते हैं? मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लोगों के कमरों में इलेक्ट्रॉनिक बग रखकर इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का हक तुम्हें किसने दिया है? बोलो जल्दी, वरना घूंसे मार मार कर हलाक कर दूंगा, मोरेली कह रहा था। वो दोनों खामोश खड़े थे और इनके सीने लोहार की धोखने की तरह फूल पिचक रहे थे। बोलो, वो मैनेजर का गिरेबान पकड़कर झिझोड़ता हुआ गुर्राया। सीनियर, मैं कुछ नहीं जानता। इसी ने वो खांगी जासूस की तरफ हाथ उठाकर रह गया। ये कौन है? मोरेली धाड़ा। हाउस डिटेक्टिव। अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है, वो खांगी जासूस को घूरता हुआ बोला। ये मेरी जिम्मेदारी है सीनियर, खांगी जासूस गिड़गिड़ाया। बकवास है, बोल किससे तुझे आमादा किया था इस पर? मोरेली इसका गिरेबान पकड़कर झटका दिया। किसी ने भी नहीं सीनियर, जासूस बोला। उल्टा हाथ इसके मुंह पर पड़ा और वो पिछली दीवार से जा टकराया। ये ज्यादती है, ज्यादती है, मैनेजर कपकपाती हुई आवाज में बोला। खामोश रहो, मोरेली ने कहा। अब मैं जरूर पुलिस को फोन करूंगा, मैनेजर फोन की तरफ बढ़ता हुआ बोला। जरूर जरूर, मोरेली ने पुरसकून लहजे में कहा। बराह रास्त पुलिस चीफ के नंबर डायल करो और इससे कहो कि डानो मोरेली हमें हमारी हिमाकतों की सदा दे रहा है। फिर इसके जवाब से मुझे भी मुत्तला कर देना, मोरेली ने कहा। मैनेजर जहां था वहीं पर रुक गया और इसकी तरफ मुड़कर अहमकाना अंदाज में जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगा। क्या तुम लोग मुझे कोई बदमाश समझे थे? नहीं, लेकिन
मैनेजर ने कहना चाहा। चलो बात करो कर्नल फर्नांडो से, इसने फोन की तरफ हाथ उठाकर कहा। मैनेजर जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। और तुमने किस बिना पर मेरे कमरे में इलेक्ट्रॉनिक बग रखा था? वो खांगी जासूस की तरफ मुड़कर बोला। मुझसे कौन सी गैर कानूनी हरकत सरजद हुई थी? सब आपसे खौफ थे सीनियर, खांगी जासूस ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लाओ निकालो अपना लाइसेंस, मुरैली बोला। क्या मतलब? मैं इसे मनसूख करा दूंगा और तुम भीख मांगते फिरोगे, मुरैली बोला। हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, मैनेजर कपकपाती हुई आवाज में बोला। पूछो कर्नल फर्नांडो से। और फिर वो फोन की तरफ हाथ उठाकर धाड़ा। हम पूछ लेंगे, अब हमें माफ कर दीजिए, मैनेजर ने कहा। इस पोल निकालो टेप रिकॉर्डर से और मेरे हवाले कर दो, मुरैली ने कहा। बहुत अच्छा सीनियर, खांगी जासूस जल्दी से बोला और फर्श पर बैठकर स्पूल निकालने लगा। मेरे सिलसिले में अपनी जबानें भी बंद रखना, मुरैली गुर्राया। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हमें इल्म नहीं था कि आप इतने मौजूद आदमी हैं। एक बार फिर माफी चाहते हैं सीनियर, मैनेजर ने कहा। माफ किया। मुरैली ने खांगी जासूस के हाथ से स्पूल ले लिया और बाहर निकल गया। वो दोनों खड़े अहमकाना अंदाज में एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। सायरो की बेवा नीना अपनी छोटी फियाट फ्रांसिया की कंपाउंड से सड़क पर निकाल लाई। वो किसी कदर खौफजदा भी थी। जल्द अज जल्द अपने ठिकाने पर पहुंच जाने की कोशिश करने लगी। इसका शौहर शहर के बदनाम लोगों में से एक था। इसके कई कुमार खाने मुख्तलिफ इलाकों में कायम थे। कई साल पहले एक बड़े झगड़े के दौरान में इसके गोली लगी थी और वो ख़त्म हो गया था। इसके बाद नीना ने कारोबार संभाला। ये 30 और 35 के दरमियान रही होगी। तंदुरुस्त और खासी दिलकश औरत थी। कारोबार को इसने एक बड़े शराब खाने की शक्ल में महदूद कर लिया था। कुमार खाने बंद कर दिए थे। अलबत्ता एजेंटों के तवज्जुह से मंशियात की गैरकानूनी तिजारत अब भी जारी थी। साथ ही वो अपने एजेंटों के जरिए दूसरे गैरकानूनी काम भी कराती थी और इसके लिए ज़रूरतमंदों से खासी रकम वसूल करती थी। डानो मुरैली को वो ऊंचे तबके के एक ऐसे बदमाश की हैसियत से जानती थी जो पसे पर्दा रहकर बड़े बड़े जुराइम के मुरतकब होते रहते थे। वो इससे पहले भी इसके लिए कई जुराइम करा चुकी थी और मुआवजे की बड़ी बड़ी रकूमात ने इसके बैंक बैलेंस में वकी इजाफा कर दिया था। लेकिन इस वक्त वो डानो मुरैली से खौफ महसूस कर रही थी। खेल बिगड़ जाने की खबर सुनकर मुरैली की आवाज़ में इसे कोई ख़ास बात महसूस हुई थी, लेकिन वो इसे कोई नाम ना दे सकी। वो सोच रही थी कि शायद मुरैली को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुमकिन है कि वो समझ जाओ कि नीना ने इसे डबल क्रॉस किया हो, दूसरी पार्टी से भी कुछ रकम वसूल करके बात बना दी हो। पहले तो इसे सिर्फ भेड़ियों का खौफ था, लेकिन इस वक्त मुरैली की तरफ से भी खदशात में मुब्तला हो गई। इसे कई बार सोचा था कि अब इसे कानूनी तौर पर शराब खाना ही चलाने तक महदूद हो जाना चाहिए, लेकिन इसके शौहर के ज़माने के कारिंदे इसे गैर कानूनी बिजनेस से दस्तकश नहीं होने देते थे। सुनसान सड़क पर इसकी गाड़ी फराटे भरती हुई कैम्बर्टी बाउल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। रात का पिछला पहर था और सड़कों पर इतना कम ट्रैफिक था कि इन्हें सुनसान ही कहा जा सकता था। दफतन एक मोड़ पर एक गाड़ी इसकी राह में हायल हो गई। अगर से फौरी तौर पर पूरे ब्रेक ना लगाए होते तो टक्कर होने में कोई कसर ना रह गई होती। गाड़ी कुछ ऐसे ही तरीके से रोकी गई थी कि रास्ता रुक गया था। अचानक इसी गाड़ी से दो आदमी कूदे और नीना के सर पर मुसल्लत हो गए। एक के हाथ में रिवॉल्वर था। इंजन बंद करो, हमारी गाड़ी में बैठो, रिवॉल्वर वाले ने कहा। अच्छा, नीना सर्द लहजे में बोली। हालांकि दिल डूबने लगा था, लेकिन वो अपने रवैये से खौफ जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वो चुपचाप अपनी गाड़ी से उतरकर सामने वाली गाड़ी की तरफ बढ़ी। पिछली सीट का दरवाजा इसके लिए खोला गया था और वो अंदर बैठ गई। एक आदमी पहले ही से पिछली सीट पर मौजूद था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। नीना खामोश बैठी रही। थोड़ी देर बाद इसने कहा, क्या मेरी गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी? नहीं, वो भी पीछे पीछे आ रही है, जवाब मिला। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? नीना ने सर्द लहजे में पूछा। हमें ऐसे लोगों से सरोकार नहीं जिनसे जान पहचान ना हो, जवाब मिला। तुम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, नीना ने कहा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, कहा गया। कहाँ जाना होगा? नीना ने पूछा। अभी खुद ही देख लोगी, एक बोला। पिछले एक साल से मेरा किसी से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, नीना ने कहा। हम सुलह सफाई कराने वाले नहीं हैं, इसके करीब बैठे हुए आदमी ने कहा। तुम क्या समझ रही हो? कुछ भी नहीं, नीना ने लापरवाही से कहा। फिर बकिया रास्ता खामोशी से तय हुआ और गाड़ी एक जगह पर ठहर गई। चलो उतरो, करीब बैठे हुए आदमी ने कहा।
नीना ने मुड़कर देखा। दूर किसी गाड़ी की हेडलाइट नजर आ रही थी। ये शायद इसी की गाड़ी की थी। वो नीचे उतर गई और तीनों आदमी इसे नरगे में लिए हुए एक जाने बढ़ने लगे। एक के हाथ में टॉर्च थी जिससे वो रास्ता दिखाता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरे और सन्नाटे की हुक्मरानी थी। कोई वीराना था। नाहमवार रास्तों से गुजरते हुए वो एक चूबी इमारत में दाखिल हुए। एक कमरे में केरोसिन लैंप रोशन था। बैठ जाओ, करीब के आदमी ने नीना को एक स्टूल की तरफ धकेलते हुए कहा। वो चुपचाप स्टूल पर बैठकर इन्हें घूरने लगी। दफतन एक आदमी ने आगे बढ़कर इसके हाथ से बैग छीन लिया और इसका जिप खोलकर देखने लगा। ओह, पिस्तौल! गालिबन इसमें मैगजीन भी मौजूद होगा, इसे मजाका उड़ाने के से अंदाज में कहा। मैं कोई खातून खाना तो हूं नहीं कि तुम्हें मेरे बैग में मेकअप का सामान मिलेगा, नीना तल्ख लहजे में बोली। न जाने क्यों अब इसका खौफ दूर हो चुका था। ये लोग भेड़ियों में से तो नहीं मालूम होते, वो सोच रही थी। जैनी गार्डो कहाँ है? दफतर ने एक आदमी ने इसे घूरते हुए पूछा। मैं क्या जानूं? ये बकवास है, तुमने डानो मोरेली को डबल क्रॉस किया है, एक आदमी ने कहा। ये बकवास है, खुद मेरे 4 आदमी इसी चक्कर में जाया हो गए। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि गार्डो का ताल्लुक भेड़ियों से होगा, वरना मैं इस काम में हाथ ही ना डालती, नीना ने कहा। भेड़ियों का निशान तो कोई भी बना सकता है, एक आदमी बोला। मैंने एक बार कह दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, नीना ने कहा। अगर तुमने अपनी जबान ना खोली तो हम तशद्दुद की इंतहा कर देंगे, उसने कहा। तो तुम मोरेली के आदमी हो, नीना ने कहा। फिर तुम क्या समझती हो? वो बोला। मैं इसे चूहा समझती हूँ, आगे से मेरे साथ इस किस्म का बर्ताव किया है तो, नीना ने कहा। दूसरे ही लम्हे में इसके गाल पर थप्पड़ पड़ा और वो स्टूल से नीचे गिर गई। दफतन दरवाजे की तरफ से आवाज आई। अपने हाथ ऊपर उठाओ वरना कीमा करके रख दूंगा। वो बौखलाकर मुड़े। धुंधली रोशनी में वो इसका चेहरा साफ तौर पर देख ना सके, लेकिन टॉमी गन तो इन्हें साफ नजर आ रही थी। गैर इरादी तौर पर इनके हाथ ऊपर को उठ गए। तुम्हारा चौथा साथी तो एक ठोकर भी बर्दाश्त न कर सका, बाहर बेहोश पड़ा है, नौवारिद ने कहा। नीना संभल चुकी थी। नौवारिद के बारे में इसने अंदाजा लगाया कि अतालवी बोलने के बावजूद भी अतालवी नहीं हो सकता। लहजा अरबों जैसा था। तुम कौन हो? एक आदमी हिकलाया। सायरो का एक दोस्त, जो इसकी बीवी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीना, तुम इधर आ जाओ मेरे करीब, और तुम तीनों मुड़ो और दीवार से लगकर खड़े हो जाओ, नौवारिद ने कहा। उन्होंने खामोशी से तामील की थी। नीना नौवारिद के करीब खड़ी से हैरत से देखे जा रही थी। ना आवाज शनासा मालूम होती थी और ना ही शक्ल से जाना पहचाना जा सकता था। तुम इनके साथ जो बर्ताव मुनासिब समझो करो, नौवारिद ने नीना से कहा। मैं इनकी मौत चाहती हूँ, नीना दांत पीसकर बोली। एक बार फिर सोच लो, नौवारिद बोला। अगर ये जिंदा रहे तो मोरेली फरार हो जाएगा और मैं इससे इंतकाम ना ले सकूंगी, नीना ने कहा और झपट कर अपना बैग उठा लिया। दूसरे ही लम्हे में इसने पिस्तौल निकाल लिया। नहीं नहीं, तीनों गिड़गिड़ाने लगे। हमारी तरफ मुड़ जाओ, नीना गुर्राई, और वो बदस्तूर हाथ उठाए हुए इनकी तरफ मुड़ गए। पे दर पे 3 फायर हुए और 3 लाशें एक के बाद दीगरे फर्श पर गिरी। बहुत फुर्तीली हो, अजनबी हिकलाया। तीनों के दिल छेद दिए। चौथा कहाँ है जो मेरी गाड़ी लाया था? नीना ने पूछा। बाहर है। आप क्या बेहोश को भी नहीं बख्शोगी? नौवारिद ने कहा। हरगिज नहीं, नीना ने कहा। तुम्हारी मर्जी, नौवारिद बोला। सचमुच नीना ने बेहोश आदमी की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर फायर कर दिया था। अलजजायरी अब्दुल मनान अल्लाह की पनाह चाहता है, अजनबी भराई हुई आवाज में बोला। गाड़ियां कहाँ हैं? मुझे रास्ते का अंदाजा नहीं है, नीना ने कहा। मेरे पीछे चली आओ, नौवारिद ने कहा। वो गाड़ियों तक पहुंचे थे, लेकिन नीना को तीसरी गाड़ी कहीं दिखाई ना दी। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? नीना ने पूछा। मैं तो शुरू से ही तुम्हारी गाड़ी में रहा हूँ, जब तुम कैम्बर्टी बाउल से फ्रांसिया के लिए रवाना हुई थी, नौवारिद ने कहा। नामुमकिन, मेरी गाड़ी इतनी बड़ी भी नहीं है कि मुझे पिछली सीट की खबर ही ना हो, नीना बोली। पिछली सीट इसमें है कहाँ? पिछली सीट की जगह तो मैं खुद रखा हुआ था, ये देखो। इसने गाड़ी के पिछले हिस्से में रोशनी डाली। नीना के हलक से हैरत ज़दा सी आवाज निकली। क्या मैं इतनी ही गाफिल रही हूँ? नीना बिलाखिर बोली। बैठो गाड़ी में, वरना हो सकता है कि कहीं से कोई और टपक पड़े, नौवारिद बोला। तुम ही ड्राइव करोगे, मुझमें तो अब सकत नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, अजनबी बोला। कुंजी इग्निशन में मौजूद थी। अजनबी ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी हरकत में आ गई। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, नीना कुछ देर बाद बोली। सायरो ने कभी तुमसे अलजजायरी अब्दुल मनान का जिक्र जरूर किया होगा। मुझे तो याद नहीं पड़ता, नीना बोली। मेरी बदकिस्मती है
कैसे मुझे ऐसे दोस्त का जिक्र अपनी बीवी से भी नहीं किया? अजनबी बोला। लेकिन तुम मेरी गाड़ी में क्यों थे? नीना ने कहा। मुझे मालूम था कि तुम खतरे में हो। अजनबी बोला। कहीं तुम वो ईरानी तो नहीं हो जिसका क्या जेनी गार्डो के यहाँ पर था? ना मैं किसी ईरानी को जानता हूँ और ना ही जेनी गार्डो को, अजनबी ने कहा। सवाल तो यह कि तुम्हें इल्म क्यों कर हुआ इस खतरे का? नीना ने पूछा। तुम्हारे सितारे बहुत अच्छे जा रहे हैं नीना। ये महज इत्तेफाक है कि मैंने किसी जगह इन चारों की गुफ्तगू सुन ली थी। किसी ने इन्हें तुम्हारी निगरानी पर मामूर किया था, बस फिर मैंने इन चारों की निगरानी शुरू कर दी थी, अजनबी ने कहा। तुम पहले कभी मुझसे क्यों नहीं मिले? नीना ने पूछा। मैं जिनीवा में रहता हूँ, पिछले हफ्ते काम से आया था, अजनबी ने कहा। बहरहाल इस अमदाद का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपनी टॉमी गन डिग्गी में रख दो। शहर में किसी की नज़र पड़ गई तो जहमत में पड़ोगे, नीना ने कहा। इस पर अजनबी ने एक जोरदार कहका लगाया। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? नीना बोली। अरे भाई, लकड़ी की है, अजनबी अहमकाना अंदाज में बोला। क्या मतलब? नीना ने कहा। खिलौना है, लकड़ी की टॉमी गन। मैंने अपने भतीजे के लिए खरीदी है, बिल्कुल असली मालूम होती है, अजनबी बोला। नीना ने बाएं हाथ से इसकी गोद में रखी हुई टॉमी गन उठाई और खुद भी हंस पड़ी। बहुत चालाक मालूम होते हो। धमाके वाले खेल नहीं खेलता, सिर्फ चाकू में रस आती है, अजनबी ने कहा। बड़े अजीब मालूम होते हो। तुमने मुझसे ये भी ना पूछा कि किस्सा क्या था? नीना ने कहा। भाई, दूसरों के निजी मामलात की खोज मुझे नहीं रहती। अगर इत्तफाकन तुम्हारा नाम इनकी जबान से ना सुना होता तो इस वक्त चैन से पड़ा सो रहा होता। बहरहाल तुम खुद मुनासिब समझोगी तो किस्सा सुना दोगी, अजनबी ने कहा। इत्मीनान से सुनाऊंगी। तुम कहाँ ठहरे हो? नीना ने पूछा। एक घटिया से होटल में, ज्यादा मालदार नहीं हूँ, अजनबी बोला। अब तुम मेरे मेहमान हो, नीना ने कहा। नहीं नीना, मैं बदला नहीं चाहता, अजनबी ने दर्दनाक आवाज में कहा। तुम मेरे चहीते शौहर के दोस्त हो, बदला क्या? और फिर मुझे इस वक्त सहारे की जरूरत है, मेरे सब आदमी नकारा है, नीना ने कहा। अगर ये बात है तो मैं तैयार हूँ, अजनबी बोला। नीना अभी तक वाज़ेह तौर पर इसकी शक्ल नहीं देख सकी थी। शहर पहुंचते पहुंचते तारीकी मलगजी होने लगी और हवा बड़ी खुशगवार थी। शराब खाने के चौकीदार ने फाटक खोला और गाड़ी इमारत में दाखिल हो गई। शराब खाने के ऊपर में रिहायशी कमरे थे। नीना अजनबी को अपने साथ अंदर लेती चली गई। फिर वो इसे गौर से देखने लगी। अगर चेहरे पर हिमाकत ना बरस रही होती तो बेहद स्मार्ट लगता था। चेहरा दिलकश था। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊं, वो कुछ देर बाद बोली। मुझे बार बार शर्मिंदा मत करो। अच्छा, अब इजाजत दो, अजनबी ने कहा। ये नामुमकिन है, सुबह हो चुकी है, शायद तुम भी मेरी तरह रात भर जागोगे। नाश्ता करो और सो जाओ। हाँ, शराब कौन सी पीते हो? नीना ने पूछा। दुनिया का कोई अब्दुल मन्नान शराब नहीं पीता, इसने अहमकाना से अंदाज में कहा। मैं समझी नहीं, नीना ने कहा। अब्दुल मन्नान शराब नहीं पीता, अजनबी बोला। बड़ी अजीब बात है, नीना बोली। सायरो भी नहीं पीता था, अजनबी ने कहा। नहीं, थक कर बैठता था तो पीने लगता था, नीना ने कहा। बहरहाल मैं नहीं पीता और अभी थक कर भी नहीं बैठूंगा, अजनबी बोला। क्या करते हो? नीना ने पूछा। मशी के वस्ता से हशीश लाता हूँ, अजनबी बोला। खतरनाक काम है, नीना बोली। नाश्ते की मेज पर इसने अब्दुल मन्नान को अपनी कहानी सुनाई और वो सर हिलाकर बोला था। हो सकता है वो काला आदमी कोई शहजादा हो। बहुतीरे अफ्रीकी शहजादे गुमनामी में अय्याशी करने यूरोप आते हैं, अजनबी ने कहा। जहन्नम में जाए, मैं तो मोरेली से निपटना चाहती हूँ, नीना ने कहा। वाकई फ्रांसिया में क्यों छुपा बैठा है? अजनबी ने पूछा। फ्रांसिया में कोई गैर यूरोपियन दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए हो सकता है वो काला आदमी इतना ही खतरनाक हो कि इसे फ्रांसिया का रुख करना पड़ा हो, नीना ने कहा। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अजनबी ने कहा। वो क्या? नीना ने पूछा। जब मोरेली के अपने आदमी मौजूद थे तो फिर से तुम्हारी खिदमत क्यों हासिल की? अजनबी बोला। इसलिए कि मामला एक औरत फे नीदी का था, इससे मैंने तनहा निपट लिया था। जब ये मालूम हुआ कि अजनबी गार्डो अब इन दोनों का मेज़बान बन गया है तो मुझे कुछ सख्त किस्म के लोगों का इंतजाम करना पड़ा। और अब ये सोच रही हूँ कि गार्डो बहुत सख्त है, वो चारों वापस नहीं आए। अब सोचती हूँ कहीं गार्डो ही तो भेड़ियों का सरबराह ना हो, नीना ने कहा। हो सकता है, ताइब हो जाने वाले बाज़ औक़ात किसी खास मकसद के तहत अपनी तौबा की पब्लिसिटी कराते हैं, अब्दुल मन्नान सर हिलाकर बोला। अगर ये बात है तो मैं खतरे में हूँ।
मुरैली को तो जरा बराबर भी परवाह नहीं है, नीना ने कहा। अगर तुम भेड़ियों की वजह से परेशान हो तो मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा कि तुम्हारी पेशकश कबूल कर लूं, अजनबी ने कहा। मैं समझी नहीं, नीना बोली। यहीं तुम्हारे पास आ जाऊं, अजनबी बोला। मुझे बेहद मुसरत होगी, लेकिन लकड़ी की टॉमी गन या चाकू नहीं चलेगा, नीना ने कहा। अभी तक तो मेरा काम यूं ही चलता रहा है, अजनबी ने कहा। जेनी गार्डो का चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें हल्कों से बाहर को उबल पड़ रही थीं और वो मुसलसल टहले जा रहा था। भाई गार्डो, तुम बताते क्यों नहीं कि क्या किस्सा है? जोसेफ भराई हुई आवाज में बोला। अगर जान की बाजी लगानी हो तो मुझे भूलना मत, मैं तुम्हारे लिए शेर के मुंह में हाथ भी डाल सकता हूँ, जोसेफ कह रहा था। काश वो कोई मर्द होता। गार्डो टहलते टहलते रुक गया। किसकी बात कर रहे हो? जोसेफ ने पूछा। उसी कुत्तिया नीना की। फिर नीली को इसने बुरी तरह जख्मी कर दिया है, गार्डो ने कहा। मेरी वजह से इस नेकदिल औरत ने बड़ी तकलीफ उठाई है। आखिर मैं इसके लिए क्या करूं? जोसेफ ने कहा। क्या तुम सचमुच प्रिंस हो? गार्डो ने पूछा। नहीं भाई गार्डो, मैं प्रिंस नहीं हूं, जोसेफ ने कहा। तुम्हारा साथी कहाँ गया है? गार्डो ने पूछा। जाहिर है कि वो कालीनों के बिजनेस के लिए यहाँ आया था, जोसेफ ने कहा। और तुम क्या करते हो? गार्डो ने पूछा। हम दोनों एक ही फर्म में मुलाजिम हैं, जोसेफ ने कहा। सिल्विया खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। दफतन बोल पड़ी। इस निशान का क्या रद्द अमल रहा जो मैंने इनकी गाड़ी में बनाया था? तुमने दूसरी दुश्वारी में डाल दिया सिल्विया, गार्डो ने कहा। दुश्वारी में डाल दिया है? सिल्विया बोली। हाँ, ये भी समझा जा सकता है कि मैं भी अब इसी खुख्वार ग्रोह से ताल्लुक रखता हूँ, गार्डो बोला। खुदाया, इसका तो ध्यान ही नहीं आया था मुझे, वो उछल पड़ी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये बात नीना से आगे ना बढ़े। वो किसी से भी एतराफ़ नहीं करेगी कि इसके आदमी मुझ पर चढ़ाई करने के गए थे। मैंने इस पेशे से अलहदगी ज़रूर इख्तियार कर ली है, लेकिन मेरे दोस्त अभी इसी मैदान के खिलाड़ी हैं, गार्डो ने कहा। मैं सोचा हूँ कि इससे फिर नीली का इंतकाम कैसे लिया जाए, जोसेफ बोला। तुम एक औरत पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन मैं तो इससे निपट सकती हूँ ना, सिल्विया ने गार्डो से कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद देख लूँगा, गार्डो बोला। इसी गुफ्तगू के दौरान में जेमसन भी आ गया। जोसेफ की ज़बानी फे नीली का हाल सुनकर इसने भी यही कहा था कि इस सिलसिले में ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर वो गार्डो से कैम्बर्टी बाउल का पता पूछने लगा था। क्यों, तुम क्या करोगे? जेनी गार्डो ने इसे घूरते हुए पूछा। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि नीना की उम्र क्या है, जेमसन ने कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो और फिलहाल घर ही तक महदूद रहने की कोशिश करो, गार्डो बोला। मुझे वो लोग ना पहचान सकेंगे। अलबत्ता जोसेफ भी साथ हो तो शायद दोनों ही मारे जाएं, जेमसन ने कहा। दाढ़ी के बगैर भी मारा जाऊंगा, जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में पूछा। बात वहीं ख़त्म हो गई थी और दोनों अपने रिहायशी कमरे में आ गए थे। क्या खबर लाए हो? जोसेफ ने आहिस्ता से पूछा। तुम्हारे बॉस को कैम्बर्टी बाउल में देखकर आ रहा हूँ, जेमसन ने बताया। पहुंच गए वहां तक? जोसेफ खुश होकर बोला। वो तो शायद नीना के मादे तक पहुंच गए हैं, जेमसन ने कहा। क्या मतलब? जोसेफ बोला। दोनों इस तरह हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे बरसों की जान पहचान हो, जेमसन ने बताया। बॉस से तो पत्थर भी बोलने लगते हैं, जोसेफ बोला। बस बस, ज़्यादा बकवास मत करो, हम यहाँ झक मार रहे हैं। तुमसे बात हुई थी? जोसेफ ने पूछा। हुई थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस हिदायत पर अमल दरामद कैसे हो, जेमसन ने कहा। कैसी हिदायत, मुझे भी बताओ, जोसेफ बोला। उन्होंने कहा कि जेनी गार्डो को ये मकान खाली करके कहीं और चले जाना चाहिए, वो खतरे में है, जेमसन ने कहा। बॉस ने कहा है तो ठीक ही होगा, जोसेफ बोला। लेकिन मैं इसे मशवरा कैसे दूं? वो मुझसे पूछेगा कि मैं इस नतीजे पर क्यों पहुंचा, जेमसन ने कहा। हाँ, ये बात तो है, हम तो यहाँ की सड़कों और गलियों से तक वाकिफ नहीं हैं, जोसेफ ने कहा। अगर गार्डो पर कोई बड़ी मुसीबत आई तो हम भी इससे मुतासिर होंगे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो मुसीबत भी इस पर हमारी वजह से ही आएगी, जेमसन ने कहा। वाकई इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, लिहाजा थैले से बोतल निकालो मेरी, जोसेफ ने कहा। बोतलों में घुसकर गौर करोगे क्या? जेमसन फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। मेरी अकल बोतल में रहती है, जोसेफ बोला। जेमसन ने थैले से 3 बोतलें निकालकर मेज पर रख दी। अब मैं तुम्हें कोई अच्छी सी तदबीर बताने की कोशिश करूंगा, जोसेफ बोला। तुम तदबीर बताने की कोशिश करोगे? जेमसन ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ हाँ, तुम मुझे क्या समझते हो? जोसेफ बोला। जोसेफ ने 2 बोतलें एहतियात से अपने थैले में रख दी थी और तीसरी बोतल लेकर फिर नशिस्त के कमरे में आ गया। आओ,
कुछ देर शुगल रहेगा, इसने गार्डो से कहा। और फिर इसी शुगल के दौरान में जोसेफ ने भेड़ियों का जिक्र छेड़ दिया। तुम कहते हो कि इन्हें कोई नहीं जानता? हाँ, वो अभी तक पहचाने नहीं जा सके। इनका एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हो सका, गार्डो ने तवील सांस लेकर कहा। तब तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। इन्हें जरूर इल्म हो जाएगा कि किसी ने इनका निशान इस्तेमाल किया है, जोसेफ ने कहा। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, गार्डो बोला। ये अच्छी बात है कि नीना तुम्हें इस ग्रोह से मुतालिक समझकर तुमसे मरूब हो सकती है, लेकिन अगर इन लोगों ने तुम्हें घेर लिया तो क्या करोगे? जोसेफ ने कहा। तुम तो वही सब कुछ कह रहे हो जो मैं सोचता रहा हूँ। ज़हीन आदमी मालूम होते हो, गार्डो ने कहा। ऐसा ना होता तो इस बेवकूफ़ ईरानी का बॉडीगार्ड बनाकर क्यों भेजा जाता? बहरहाल मुझे इन बच्चियों की वजह से तशवीश है, जोसेफ ने कहा। तुम्हारी तशवीश दुरुस्त है, मैं भी इन्हीं के मुतालिक सोचता रहा हूँ, गार्डो ने कहा। तो फिर क्यों ना इन्हें किसी महफूज जगह पर भिजवा दो, जोसेफ ने कहा। सिल्विया मेरे बगैर नहीं रहेगी, गार्डो ने कहा। अच्छा, तो फिर हम सभी किसी महफूज मकाम पर चले चलते हैं, जोसेफ बोला। मैदान छोड़कर भागते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं बहरहाल जेनी गार्डो हूँ, गार्डो बोला। बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, क्या तुम्हारी अना इनसे ज़्यादा कीमती है? जोसेफ ने कहा। हरगिज़ नहीं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, गार्डो बोला। तब फिर यहाँ से निकल चलने की तैयारी करो। कोई महफूज जगह होगी तुम्हारे जहन में? जोसेफ ने पूछा। बहुत तेरी हैं, गार्डो बोला। बात तय हो गई और जोसेफ ने जेमसन को अपनी कामयाबी की इत्तला देते हुए कहा, बस एक गलत बात कर दी है मैंने, इसकी भी इत्तला दे दूं तुम्हें, जोसेफ बोला। क्या बात थी? जेमसन ने कहा। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ ईरानी कहा था, हालांकि तुम ना ईरानी हो और ना ही बेवकूफ़, जोसेफ बोला। लड़कियों के सामने कहा था? जेमसन आंखें निकाल कर बोला। नहीं, हम दोनों तो नहा थे, जोसेफ बोला। तब तो ठीक है, जेमसन ने कहा। बहरहाल वो तैयारी कर रहा है, थोड़ी देर बाद हम यहाँ से कहीं और निकल कर चले जाएंगे। मेरी बोतल ख़त्म हो गई इस चक्कर में, लिहाजा कल 4 लेकर आना, जोसेफ कह रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।